क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर हमारा चल रहा था चयन अर्थ एवं प्रक्रिया सिलेक्शन मीनिंग एंड प्रोसेस पार्ट नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक जो हमारा चला हुआ था वो था चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरण या स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें 3 स्टेप्स हमने कर लिए थे। 4th स्टेप पर हम आते हैं जो हमारा संदर्भ एवं पृष्ठभूमि जांच या रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड चेक्स। प्रार्थी या एप्लीकेंट जिसने कि एप्लीकेशन फॉर्म भेजा है उसके करैक्टर या चरित्र को जानने के लिए, उसके सामाजिक संबंधों को, सोशल रिलेशंस को जानने के लिए, उसकी जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड इत्यादि की जांच करने के लिए हम लोग उसे ये कहते हैं कि आप अपने किन्हीं 2-3 परिचित व्यक्तियों के नाम, पते, फ़ोन नंबर वगैरह हमारे को दें, जैसे कि हम आपके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो ये जानकारी पूर्व नियोक्ता मतलब पहले जो उसका एम्प्लॉयर था वो उससे मिल सकती है। प्रार्थी के जो मित्र हैं उनसे उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। वर्तमान नियोक्ता अभी जिस कंपनी के पास वो काम कर रहा है एट प्रेजेंट, उससे हम उसकी जानकारी ले सकते हैं। उसके पड़ोसियों से जानकारी ले सकते हैं। तो जानकारी में प्रार्थी के व्यवहार के बारे में पता लगाया जाता है कि उसका व्यवहार, उसका नेचर कैसा है, क्या वो हमारी कंपनी में एडजस्ट हो पाएगा, उसका अनुभव कितना है, एक्सपीरियंस कितना है काम का, उसकी ईमानदारी, क्या वो व्यक्ति ईमानदार है या नहीं है। ऐसी आवश्यक जांच पड़ताल जो है हम उसके दिए गए जो रेफरेंसेस है या जो नाम, फ़ोन नंबर उसने दिए हैं या एड्रेस उसने दिए हैं वहाँ से हम पता कर सकते हैं। 5वां पॉइंट हमारा आता है चयन निर्णय या फिर सिलेक्शन डिसीज़न। जब एक एप्लीकेंट या प्रार्थी जो कैंडिडेट हमारा है उसने सारे ही चयन करने की परीक्षाएं या टेस्ट पास कर लिए हैं, रोज़गार साक्षात्कार जो हमारे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू है वो भी उसने पास कर लिया है, संदर्भ जांच या जो भी हमने पढ़ा रेफरेंसेस जो है उसके भी परिणाम हमारे पास आ गए हैं, तो उसके बारे में उसके बाद फिर हम निर्णय लेते हैं कि इस व्यक्ति को चयन किया जाए या नहीं किया जाए। अंतिम चयन का निर्णय लेने से पहले पूर्व संबंधित प्रबंधक की राय लेनी चाहिए। संबंधित प्रबंधक राय लेने से पूर्व मतलब चयन का निर्णय लेने से पूर्व संबंधित प्रबंधक की राय ली जाए। मतलब जो संबंधित प्रबंधक मतलब मैनेजर जो होगा, जिस डिपार्टमेंट में वो काम करेगा, अगर ये व्यक्ति हम सेल डिपार्टमेंट में रख रहे हैं तो सेल मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रखना है तो प्रोडक्शन मैनेजर की सलाह हम लें, इसे रखा जाए नौकरी पर या नहीं रखा जाए। 6 पॉइंट हमारा आता है शारीरिक परीक्षण, जिसको कि हम मेडिकल एग्जामिनेशन या फिजिकल टेस्ट बोलते हैं। डिपार्टमेंट के मैनेजर तथा सुपरवाइजर्स की परमिशन मिल जाने के बाद में कि उनको लगता है ये व्यक्ति सही है, जब उनकी परमिशन हमें मिल जाती है तो फिर उसकी डॉक्टरी परीक्षा जो है वो करवाई जाती है। मेडिकल एग्जामिनेशन उसका जो करवाया जाता है उसमें हम यह पता लगाते हैं कि प्रार्थी शारीरिक दृष्टि से काम करने के लिए उपयुक्त सूटेबल है या नहीं। जो काम उसे दिया जाना है क्या फिज़िकली वो उस काम को करने के लिए योग्य है या नहीं है। इसके जो हम मेडिकल करवाते हैं उसके उद्देश्य होते हैं संबंधित कार्य के लिए आवश्यक शारीरिक क्षमता की जानकारी प्राप्त करना, टू जज द फिजिकल एबिलिटी इन रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टेड जॉब। जिस जॉब पे उसे लगाना है, जिस कार्य पर लगाना है, जिस काम पे उसे नियुक्त किया जाना है, उसके लिए जितनी ताकत चाहिए, शारीरिक क्षमता चाहिए, क्या उसमें वो उतनी शारीरिक क्षमता है या नहीं है। बी पॉइंट है संस्था को ऐसे रोगों से बचाना जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलते हैं, टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम दोज डिसीज विच आर कॉन्टेंजिनियस। इसका मतलब है कि ऐसे कुछ रोग होते हैं जो बहुत जल्दी छुआछूत के रोग एक दूसरे से दूसरे को फैलते हैं, तो ऐसे किसी व्यक्ति को हमारी संस्था में प्रवेश ना दिया जाए, क्योंकि यदि ऐसा व्यक्ति आएगा तो बाकी कर्मचारी सभी के सभी बीमार हो सकते हैं और उस संस्था के लिए वो हानिकारक स्थिति होगी। सी पॉइंट है कर्मचारियों की चिकित्सा पर अत्यधिक खर्च को रोकना। कर्मचारी यदि बीमार है पहले से ही उसको हम नौकरी पे रखते हैं तो उसको नौकरी पे रखने के लिए हम रख लेते हैं, और वो यदि वो बाद में बीमार रहता है तो उसका जो खर्चा होगा बीमारी का वो सारा हमारे को देना होगा। तो इसलिए हम ऐसे कर्मचारी को रखें ना जिससे कि हमारे खर्चे भविष्य में बढ़ जाएं, टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर ऑफ द मेडिकल रीइंबर्समेंट। आजकल किसी भी नौकरी पे अपॉइंट करने से पहले वर्कर को ये मेडिकल एग्जामिनेशन ज़रूर करवाया जाता है, इसके बिना उसको नौकरी पे रखा ही नहीं जाता है। 7th पॉइंट पर हम आते हैं जो है नियुक्ति पत्र का निर्गमन, इशू ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर। व्यक्ति को जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो इशू करना या भेजना। ये ऊपर के सभी टेस्ट और इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन में यदि वो पास हो जाता है तो उसके बाद में हम उसको अपॉइंटमेंट लेटर, नियुक्ति पत्र जो है वो भेज देते हैं। नियुक्ति पत्र में कुछ एक चीज़ें लिखी जाती हैं, क्या हो सकती हैं भाई,
पहले है नियुक्ति की शर्तें, कंडीशंस फॉर द जॉब, कि आपको हम नौकरी पर रख रहे हैं पर ये शर्तें हमारी हैं। सेकंड पॉइंट है ग्रेड, मतलब कौन से पद पर, कौन सी पोस्ट के ऊपर हम उसको रख रहे हैं, ये भी हम उसमें लिखेंगे। सी पॉइंट हमारा है कार्यालय में काम पर पहुंचने की अंतिम तिथि, कि इतनी तारीख तक आप जो है कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो भी इसमें दिया जाएगा। डी पॉइंट है पे स्केल, कि उसको हम कितना तनख्वाह कितनी देंगे वो भी इसमें लिखेंगे, और तनख्वाह में क्या क्या जुड़ा होगा, ये सुविधाएं हैं वो सभी उसमें लिखी जाएंगी। उसके बाद में ये पॉइंट हमारा आता है प्रोबेशन पीरियड आदि जो है दिया होता है। प्रोबेशन पीरियड है मतलब जैसे अगर आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो कितने समय तक वो टेम्परेरी या कच्चा रहेगा और उसके बाद में वो पक्का हो जाएगा, परमानेंट उसे कर दिया जाएगा, तो ये भी सभी उसमें दिया जाता है। अब 8वां पॉइंट आता है रोज़गार का अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो रोज़गार का अनुबंध के लिए अब देखेंगे, संस्था में जॉब का प्रस्ताव स्वीकार कर लेने पर, जब हमने उसको अपॉइंटमेंट लेटर भेजा है और वो उसको स्वीकार कर लेता है तो उसके बाद वो संस्था का कर्मचारी बन जाता है। तब नियोक्ता व कर्मचारी अनेक प्रपत्र और डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करते हैं। कुछ मालिक भी साइन करेगा डॉक्यूमेंट पे, कुछ कर्मचारी से भी साइन करवा जाते हैं। उससे एक सबसे मेन डॉक्यूमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म, ये कर्मचारी से जो है वो भरवाया जाता है। ये जो अटेस्टेशन फॉर्म होगा इसमें कर्मचारी के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है, जिससे कि कर्मचारी स्वयं ही अटेस्ट करता है या प्रमाणित करता है, जिससे कि भविष्य में अगर आवश्यकता पड़ती है तो फिर क्योंकि दोनों ने उस पर साइन किए हुए हैं तो उसका प्रयोग जो है वो केस इत्यादि होता है तो उसमें किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक रिटर्न रोजगार अनुबंध तैयार किया जाता है। रोजगार अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो तैयार किया जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जैसे ए पॉइंट हो गया कार्य का नाम, ये जॉब टाइटल हम इसको बोलते हैं, क्या कार्य वो करेगा, उत्तरदायित्व या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या होगी, नियमित सेवा तिथि, डेट ऑफ द रेगुलर सर्विस, कब से उसे रेगुलर किया गया या किया जाएगा। डी पॉइंट इसमें आ जाएगा पीरियड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, अनुबंध की अवधि, कितने टाइम तक वो कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगा, मतलब आसान भाषा में कहें तो कच्चा वो रहेगा। ई पॉइंट आ जाएगा पारिश्रमिक की दर या फिर रेट ऑफ रेमरेशन, किस रेट से कितना उसको तनख्वाह जो है वो दी जाएगी। भत्ते अलाउंसेस तनख्वाह के अलावा और क्या क्या सुविधाएं उसे हम देंगे। जी पॉइंट है कार्य के घंटे या वर्किंग आवर्स, कितने समय तक उसे जो है लगातार ड्यूटी देनी होगी। अगला है छुट्टी के नियम या फिर लीव रूल्स, कि अगर उसने छुट्टी लेनी है, कोई भी कर्मचारी अगर छुट्टी लेता है तो उसके क्या नियम होंगे, मतलब साल में कितनी छुट्टियां ले सकता है, महीने में कितनी छुट्टियां ले सकता है, किस प्रकार की, ये सभी कुछ। आई पॉइंट हमारा आता है झगड़ा निवारण कार्य विधि या ग्रीवियंस रिमूवल प्रोसीजर, कि अगर कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है मालिक कर्मचारी या कर्मचारियों के बीच में तो उसे कैसे दूर किया जाएगा। जे पॉइंट है अनुशासनात्मक कार्रवाई, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, कि अगर कोई गलत कार्य वो करता है तो उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है। एच पॉइंट है रोजगार समाप्ति कार्यविधि, टर्मिनेशन प्रोसीजर, यदि वो गलत कार्य करता है और ऐसी नौबत आ जाती है कि उसे नौकरी से निकालना पड़ता है तो उसका तरीका क्या होगा। उसके बाद हम आते हैं अब एक पॉइंट छोड़ के नेक्स्ट पॉइंट पर आए, पॉइंट नंबर 9 जो हमारे को दिया गया है, एरो मार्क मैंने बनाया है, तो ये पॉइंट आएगा अब कर्मचारी का प्रस्तुतिकरण या अभिविन्यास, इंडक्शन और ओरिएंटेशन ऑफ एम्प्लॉय। कहने का मतलब है कि जब कर्मचारी ने कंडीशन स्वीकार कर ली, कंपनी ने भी स्वीकार कर लिया कि हम आपको नौकरी दे रहे हैं, अब वो जब नौकरी पे आएगा तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, उसे पूरी कंपनी से परिचित करवाया जाता है कि भाई ये हमारी कंपनी है। तो उसे हम कहते हैं कर्मचारी की प्रस्तुतिकरण या अभिविन्यास या इंडक्शन और ओरिएंटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, क्योंकि वो संस्था के लिए नया होता है बिल्कुल, और संस्था के नियमों के बारे में, संस्था की व्यवस्था सिस्टम क्या है इस कंपनी का वातावरण क्या है, कंपनी के विनियम क्या है, सहयोगी उनके कौन कौन हैं, उनके अधिकारी कौन कौन से हैं, सबसे उन्हें परिचित करवाया जाता है। तो ये कर्मचारी का जो प्रस्तुतिकरण किया जाता है इसके उद्देश्य क्या होते हैं। उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा आ जाएगा कि नए कर्मचारी का स्वयं में और संस्था में विश्वास उत्पन्न करना। जब हम अच्छी तरीके से कंपनी की हर चीज़ से परिचित हो जाते हैं तो उसको विश्वास हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं है, मुझे हर चीज़ का पता है। अन्यथा वो हमेशा डरा सा रहता है कि ये पता नहीं कहाँ पर होगा, ये ऑफिस कहाँ पर होगा, कहाँ पर पानी होगा, कहाँ कैंटीन होगी, तो उसे ये रहता है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तो जब हम उसे परिचित करवा देते हैं तो उसको लगता है कि अब मुझे सब कुछ पता है, ये परिचित है, फिर उसमें विश्वास उत्पन्न हो जाता है। तो क्रिएट द कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉयज इट सेल्फ एंड इन ऑर्गेनाइजेशन।
बी पॉइंट आता है संस्था के प्रति अपने तो व स्वामी भक्ति संचारित करता है, टू क्रिएट फेथफुलनेस टूवर्ड्स द कंपनी। अब वो जब कंपनी से परिचित हो जाता है तो उसे कंपनी अपनी सी लगने लगती है और फिर वो स्वामी भक्ति संचारित होता है, मतलब वो कंपनी के प्रति बहुत ईमानदारी के साथ वो कार्य फिर कर पाता है। सी पॉइंट आता है संस्था के उत्पादों की सूचना देना, टू इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। हमारी कंपनी का उद्देश्य क्या है, हमारी कंपनी में कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं, कैसी मशीनें हैं, उत्पादन की कौन सी विधि है, ये सब कुछ हम उसे यहाँ पर बताते हैं। डी पॉइंट हमारा आता है सामान्य जानकारी उसको दी जाती है, जैसे कि भोजनावकाश किस टाइम पर, रिसेस टाइम क्या होगा उसका, कैंटीन कहाँ पर है, कौन से टाइम पर आप कैंटीन में क्या क्या ले सकते हैं, शौचालय कहाँ पर है, टॉयलेट्स कहाँ पर है, पानी की व्यवस्था, वाटर पॉइंट हमारे कहाँ पर हैं, आराम करने की व्यवस्था कहाँ पर है, उस कहाँ पर जाकर थोड़ा रेस्ट वो कर सकता है, नौकरी की शर्तें क्या हैं, छुट्टी के नियम क्या हैं, नोटिस बोर्ड कहाँ पर लगा है, सूचना पट इत्यादि कहाँ पर लगा है, ये सभी कुछ को बताया जाता है। उसको अपने साथियों से भी परिचित करवाया जाता है, टू मेक हिम अवेयर रिगार्डिंग द रिसेस टाइम, कैंटीन फैसिलिटी, टॉयलेट्स, वाटर पॉइंट्स, रेस्ट प्लेस, कंडीशंस एंड रूल्स फॉर द जॉब, रूल्स फॉर द लीव एंड नोटिस बोर्ड एट्सेट्रा। अब ये 9th पॉइंट करने के बाद फिर अगला पॉइंट हमारा आता है प्रशिक्षण या फिर ट्रेनिंग। हमने उसको संस्था से परिचित करवा दिया, परंतु काम पे लगाने से पहले अब उसे क्योंकि पहले जहाँ वो काम करता था वहाँ पर हो सकता है और टाइप की मशीनें हों, हमारी कंपनी में और टाइप की मशीनें होंगी, या फिर अगर वो पहली बारी नौकरी पर आ रहा है तो भी उसे मशीनों को सही प्रकार से चलाना नहीं आता होगा, तो उसे मशीनों को कैसे चलाना है वो उसे सिखाया जाता है, उसे ट्रेनिंग दी जाती है मशीनों के चलाने की, इसको प्रशिक्षण या ट्रेनिंग कहा जाता है। ट्रेनिंग के द्वारा वो मशीनों से परिचित हो जाता है, कार्य कैसे करना है उस पर वो सीख जाता है, क्या सावधानियाँ रखनी है ये सीख जाता है, मशीनों को चलाते समय से दुर्घटनाएं कम हो जाती हैं। और यदि उसे सीधे ही काम पे लगा दिया जाए तो हो सकता है कि वो कार्य करते समय कुछ गलतियां भी करेगा, पर जब उसे ट्रेनिंग दे दी जाएगी तो उसके बाद उससे गलतियां नहीं होगी, बल्कि वो बिल्कुल अच्छी तरीके से काम सीख जाएगा और अच्छे तरीके से वस्तुओं का निर्माण करेगा, वस्तुओं की क्वालिटी भी सुधर जाती है और फिर वेस्टेज भी वो नहीं करेगा। अब इस 10th पॉइंट के बाद ऊपर आते हैं एरो मार्क जहाँ रेड कलर से, उससे पहले अगला पॉइंट है कार्य का आवंटन या अलॉटमेंट ऑफ द वर्क और द प्लेसमेंट। अब काम को बांटना है, हमने काम उसे देना है। प्रार्थी अब कार्य हेतु कार्यालय में पहुंचता है, प्रार्थी मतलब एप्लीकेंट्स, वो नया कर्मचारी काम के लिए जब ऑफिस में कार्यालय में पहुंचता है वो, तब उसे जो कार्य सौंपा जाएगा वो उसकी योग्यता के अनुसार सौंपा जाएगा। जिस कार्य में वो अधिक से अधिक योग्य है, जिसका हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उसका उठा सकते हैं, वो कार्य उसे दिया जाता है। कार्य में लगाने से पूर्व उसे संस्था से परिचित करवाया जा चुका होता है और ट्रेनिंग भी उसे हम लोगों ने दे दी होती है। तो अब 12th पॉइंट पर आते हैं। जो अगला हमारा पॉइंट नीचे दिया गया है वो है वेतन विभाग को सूचित करना या इन्फॉर्मेशन टू द पे डिपार्टमेंट। जब वर्कर कार्य पर नियुक्त हो जाता है, अपॉइंट हो जाता है, पर कार्य पर नियुक्त हो जाने पर इसकी सूचना जो होती है वेतन विभाग या पे डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है, जिससे कि श्रमिक की वेतन की कैलकुलेशन जो है शुरू की जा सके। वेतन विभाग उसका रिकॉर्ड रखना शुरू कर देता है और अगर जल्दी से हम उसकी सूचना दे देंगे तो श्रमिक को भी समय पर जो है वो सैलरी मिल जाएगी। ऐसा ना हो कि सैलरी मिलने में उसको देरी हो जाए। इससे कर्मचारी का नाम जो है वेतन सूची में आ जाता है, पे लिस्ट में आ जाता है और वो हमारा स्थायी कर्मचारी बन जाता है। अगला टॉपिक जो इसमें बहुत छोटा सा है वो कार्य पर नियुक्ति, जो हमने पहले भी कर लिया। कार्य पर नियुक्ति या प्लेसमेंट में क्या होता है, व्यक्ति के जब चुनाव की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं, सभी स्टेप्स पूरे कर लिए जाते हैं, तो उसे काम जो है वो सौंपा जाता है। तो वही काम उसे सौंपा जाता है जो कि उसके लिए सबसे उपयुक्त या सूटेबल होगा। उसे नियुक्त तभी समझा जाएगा जब उसने काम का थोड़ा सा पार्ट कर लिया है और उसने जो कार्य किया उससे कर्मचारी भी संतुष्ट है और नियुक्ता मतलब एम्प्लॉयर या मालिक भी संतुष्ट है या उसके अधिकारी भी संतुष्ट, दोनों संतुष्ट होते हैं। अंतिम रूप से उसको नियुक्त करने से पूर्व कुछ समय कर्मचारी को जो है परिवीक्षा या फिर प्रोबेशन पीरियड पर काम करना होता है। प्रोबेशन पीरियड में जो हमने पहले कहा कि वो कुछ समय तक कच्चा या टेम्परेरी रहता है, उसको प्रोबेशन पीरियड कहा जाता है। परिवीक्षा अवधि से पूर्व संतुष्ट हो जाने पर पूर्व नियुक्ति कर दी जाती है। यदि हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं उसके प्रोबेशन पीरियड या परिवीक्षा अवधि में, उसने जो कार्य किया उससे हम संतुष्ट हैं, तब फिर उसे पूर्ण रूप से नियुक्त कर दिया जाता है, मतलब परमानेंट एम्प्लॉय बना दिया जाता है।